नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू शून्य पीसीएस। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं जेपीएससी 2026 प्रिपरेशन सीरीज, स्पेशली झारखंड स्पेसिफिक पेपर। ये हम झारखंड स्पेसिफिक पेपर हम स्टार्ट कर रहे हैं, और क्योंकि झारखंड स्पेसिफिक पेपर है तो उसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम एक एक करके कवर करते जाएंगे। अभी सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं सीएनटी और एसपीटी एक्ट, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। ठीक है। अगर आप जेपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बात क्लियर है कि झारखंड का लॉ सिस्टम, इसका लैंड सिस्टम, इसको समझे बिना सिलेक्शन काफ़ी डिफिकल्ट हो जाती है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर चुके हैं तो आपको समझ में आया होगा कि जो एसपीटी और छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है, ये अमूमन पूछा जाता है। जो सेक्शन एसोसिएटेड हैं, मैं बीच में अभी जब वीडियो के आगे भी बढ़ूंगा तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बताता जाऊंगा कि कौन से सेक्शन से किस वाले पॉइंट से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ से रेज होता है, प्रीलिम्स में कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, मेंस में किस तरह का क्वेश्चन बनता है, कहाँ ट्विस्ट होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते जाएंगे। इस वाले वीडियो में मैं सिर्फ छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, इन दोनों को डिस्कस करूंगा। और आगे जो है इसी इसी टॉपिक से जो भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे और उसको हम डिस्कस करेंगे। हम एमसीक्यूज लेके आएंगे, एमसीक्यू की एक वीडियो होगी, पीवाईक्यू की एक वीडियो होगी जो इसी टॉपिक से होगी। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि इस बोले जब जब हम इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं तो इसको हम सिर्फ रटने वाले मोटिव से नहीं करेंगे। इसका हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, हम इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसको लॉजिक के साथ हम, स्टोरी के साथ, स्टोरी और लॉजिक के साथ हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब हम छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पढ़ते हैं या संथाल परगना टेनेंसी एक्ट पढ़ते हैं तो जिन लोगों ने एग्जाम दे दिया है या फिर जो लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको ये समझ में आएगा कि ये एक्ट बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो ब्रिटिश टाइम में लैंड प्रॉब्लम क्या थी, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए तो लैंड प्रॉब्लम क्या थी, ट्राइबल लैंड प्रोटेक्शन की क्या क्यों ज़रूरत पड़ी, ऐसा क्या था झारखंड के लैंड में, जो ट्राइबल लैंड है उसमें ऐसा क्या था कि इसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है। संथाल परगना एक्ट जो है वो संथाल परगना में अलग से क्यों बनी, जबकि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जो है ये 1908 में आ चुकी थी। तो 1949 में जो संथाल परगना टेनेंसी एक्ट आई उसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई, ऐसा क्या हो गया कि इसकी ज़रूरत पड़ने लगी। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन ट्विस्ट किए गए हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से आंसर कैसे लिखना है, उस पर भी हम हल्का फुल्का डिस्कस करेंगे। हम इस वाले टॉपिक को एग्जैक्टली वैसे ही बनाएंगे जैसा हम लोगों को एग्जाम के लिए चाहिए। ठीक है, हम इसको थोड़ा लेंदी होगा क्योंकि ये टॉपिक है ऐसा, लेकिन ऐसा भी नहीं बनाएंगे कि वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव हो जाए, आप लोगों को समझ में आए, आप लोगों को चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए, मैं इस चीज़ की कोशिश करूँगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये क्लास बिगनर्स के लिए भी है और उन लोगों के लिए भी जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम्स दिए हैं, जेपीएससी के एग्जाम्स ऑलरेडी दिए हैं उनके लिए भी है। अगर आपने पहले सीएनटी एसपीटी एक्ट पढ़ा है तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था। ये हमेशा लगता है, अमूमन बच्चों को सब लगता है ये चीज़। तो हम इसको कोशिश करेंगे कि इसको एकदम थरली एक्सप्लेन करें ताकि ये आप लोगों को दोबारा से कंफ्यूजिंग नहीं लगे, आप लोगों को अच्छा लगे, आप लोगों को समझ में आए, दोबारा आप लोगों को किसी दूसरे सोर्स से पढ़ने की ज़रूरत नहीं लगे, खासकर एग्जाम के लिए। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जिससे आप पढ़कर जान सकते हैं, लेकिन आपको इस जगह पर इसकी ज़रूरत नहीं पड़े, मैं इसकी कोशिश करूंगा। तो हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, जो जो जेपीएससी ओरिएंटेड अप्रोच है, जहाँ पर हम लोगों को चीज़ों को मेसअप करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम समझ सकते हैं, हम उस पर ध्यान देंगे। ठीक है। सो अब हम सीधा आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड, अपने क्लास के लिए। तो यहाँ से शुरू होती है हमारी जो यहाँ ये छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट है, ये क्यों आई, ठीक है, इस पे हम फोकस करते हैं। सो देखिए, झारखंड में जो ज़मीन है, यहाँ की ज़मीन जो है वो अ, कोई कॉमोडिटी नहीं है, ठीक है, कोई वस्तु नहीं है। देखिए, वस्तु क्या होती है, जिसको खरीदा बेचा जा सके, ठीक है। तो यहाँ की जो ज़मीनें हैं, ठीक है, ये जो लैंड है, इसको हम किस चीज़ से समझते हैं, यहाँ की ज़मीन को हम लोग लाइफ, इसको इसको हम समझते हैं
लाइफ या जीवन, दूसरा संस्कृति, कल्चर, और तीसरा यहाँ की अस्तित्व, लोगों की अस्तित्व, उनके पहचान की अस्तित्व, मतलब आइडेंटिटी। ठीक। तो देखिए यहाँ का जो जमीन है, झारखंड के जमीन को तीन तरह से समझा गया है, यहाँ का जीवन, संस्कृति और अस्तित्व के बेसिस पे। ठीक। तो जब भी आपको पूरे सीएनटी एक्ट या ट्राइबल हिस्ट्री के बारे में समझना हो और वहां पर जमीन की बात आती है, तो अगर आपके पास ये कॉन्सेप्ट रहा, तो आप चाहे मेंस के क्वेश्चन हो या फिर प्रीलिम्स के, कॉन्सेप्चुअली अगर आपको लिखना हो तो आप डेफिनेटली ये दिमाग में रख सकते हैं, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है। अब देखिए, जमीन जो है वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। जैसे अगर आपके पास जमीन है तो वो आपके नाम पे होता है, लेकिन जब हम बात करते हैं झारखंड क्षेत्र की पारंपरिक व्यवस्था के बारे में, तो जमीन को, भूमि को व्यक्तिगत संपत्ति नहीं बल्कि सामुदायिक पहचान दी गई है, कम्युनल प्रॉपर्टी समझी गई है। यहाँ पर सिर्फ एक इंसान का वो प्रॉपर्टी नहीं है, पूरे कम्युनिटी की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। देखिए, ये दोनों एक्ट जो हैं, ये ट्राइबल लैंड को, जो जनजातीय भूमि है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए थे, क्योंकि ब्रिटिश पीरियड में और उसके बाद भी, मतलब 1947 से पहले, 1947 से पहले और 1947 के बाद, 1947 के पहले और 1947 के बाद ये डायनेमिक्स चेंज हो गए थे। इससे पहले ब्रिटिशर्स थे और इसके बाद जो पूंजीपति आ गए थे, साहूकार, महाजन, ये आ गए थे। तो इन लोगों ने ये जो ट्राइबल लैंड है, इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की थी। ठीक है। तो क्योंकि ये एक्सप्लॉइट कैसे करेंगे, एक्सप्लॉइट यही ना कि जमीन छीन लेंगे, अपना अधिकार जमाएंगे, ठीक है, जबरदस्ती इलीगल तरीके से हथिया लेंगे, यही करेंगे। तो ये दोनों एक्ट जो हैं, ये निर्धारित करते हैं कि कोई इन जमीनों को, जो ट्राइबल लैंड है, जनजातीय भूमि है, इसको कोई जबरदस्ती हथिया नहीं सके। बस इसकी आवश्यकता यही पड़ी है। अगर आपसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई सीएनटी और एसपीटी एक्ट की जो नीड क्यों पड़ी, ठीक है, इसकी आवश्यकता क्यों हुई, तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि भूमि जो है वो पारंपरिक व्यवस्था में व्यक्तिगत संपत्ति नहीं बल्कि सामुदायिक पहचान है। उसके बाद आप लिखेंगे कि यहाँ की पहचान, यहाँ के जमीन की पहचान जो है, वो सिर्फ जमीन एक कॉमोडिटी, एक एक मिट्टी का, वो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट नहीं है, वो वहाँ के लोगों का जीवन है, वहाँ की संस्कृति है, वहाँ का अस्तित्व है। और फिर 1947 से पहले और 1947 के बाद की जो परिस्थिति है, उसके बेसिस पे आप आंसर लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं छोटा नागपुर। अच्छा, यहाँ पर ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप ब्रिटिश शासन के बाद की समस्या, देखिए यहाँ ब्रिटिश जो हैं वो 1757 में आ गए थे। 1757 में ब्रिटिशर्स यहाँ पर प्लासी के बैटल के बाद, प्लासी के युद्ध के बाद, ब्रिटिशर्स ने कानून को अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया था। उन्होंने कानून को छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया, उसके अपने हिसाब से चीज़ों को तोड़ना मरोड़ना शुरू कर दिया। 1757 के बाद जो प्लासी का युद्ध था, इसके बाद आ गया बक्सर का युद्ध। देखिए, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, इसकी एक अलग महत्ता है, इसके अलग इंपॉर्टेंस है। 1757 और 1764, इसके बाद देखिए 1793 में ब्रिटिशर्स जब बंगाल की तरफ आ गए, तो उनको लगा कि जमीन जो है उसकी एक अलग पहचान है भारत में। और जब वो बंगाल की तरफ आए तो उनको ये चीज़ ज़्यादा समझ में आनी शुरू की, क्योंकि यहाँ की ज़मीन काफ़ी उपजाऊ थी, फर्टाइल थी। 1793 में स्थायी बंदोबस्त लाया गया, स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट, अगर आप लोगों को पता है, अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ी है तो इसके बारे में हम शॉर्ट वीडियोस में कवर कर लेंगे। वैसे मैं एक छोटा सा पार्ट बता दे रहा हूँ। देखिए, जहाँ की ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ होती है, वहाँ का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, और क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो ब्रिटिशर्स ने उन प्रोडक्शन पे, उन ज़मीनों पे कर लगाना शुरू कर दिया, और वो हेवी टैक्सेस होते थे।
ठीक है। लेकिन अब ब्रिटिशर्स खुद तो नहीं जाएंगे, क्योंकि वो तो कुछ गिने चुने थे। उन्होंने क्या किया, जमींदारी व्यवस्था यहाँ पर लागू की। जमींदारी व्यवस्था की, एक एक जमीन पे, एक गांव में एक एक जमींदार को यहाँ पर नियुक्त कर दिया। अब इसका काम क्या था, यहाँ से कर वसूली करना। ठीक है, अब कर वसूली करने के लिए जैसे अंग्रेजों ने बोला कि हमें पूरे प्रोडक्शन का, पूरे उपज का हमें 20% जो प्रोडक्शन है वो कर के रूप में चाहिए। ठीक है, तो 20% आपको कर चाहिए, और वो बोल दिया गया है किसको, जमींदार को। अब जमींदार क्या करेगा, जमींदार यहां से 20% अगर किसानों से, यहां पर किसानों से 20% लिया, ठीक है, अगर ये 20% ही लेगा तो इसके पास बचेगा क्या। तो इसने क्या किया, किसानों को बोला कि भाई तुम हमें 30% दोगे, अपने उपज का 30% हमें दोगे, और फिर वो 20% अंग्रेजों को दे देता है, यहाँ पे। ठीक है, और 10% अपने पास रख लेता है। लेकिन देखिए यहाँ पर कर 10% और 20% का बंटवारा नहीं है, यहाँ पर किसानों के ऊपर 30% का भार है। ठीक है, तो जमींदारी प्रथा जो है वो जब अंग्रेजों ने यहाँ पर लाया, तो उस वक्त किसानों के ऊपर बहुत ज्यादा ही भार, बहुत हेवी बर्डन आ गया। लेकिन जमींदारी व्यवस्था धीरे धीरे फेल हो रही थी। ठीक है, क्योंकि अब इतना ज्यादा कर अगर आप वसूलेंगे तो किसान तो छोड़कर भाग जाएंगे ना अपने जमीन से। क्या करेंगे इतना तो भारत में जो हमारे मौसम के अनुसार पूरे फसल को उगाया जाता है, खरीफ रबी। तो अगर कभी मौसम खराब हो जाए या फिर अनाज फेल हो जाए, सही प्रोडक्शन नहीं हो पाए, तो वो कहाँ से देंगे ये 30%। तो ये 30% से बचने के लिए जब उनके ऊपर बर्डन काफी ज्यादा होना शुरू हो गया, तो अपना जमीन छोड़कर भागने लगे। तो ब्रिटिशर्स ने, ये ब्रिटिश राज ने बाहरी महाजनों को और साहूकारों को, इनको यहाँ पर सामने लाया। अब ये करते क्या थे, ये मनी लेंडर्स थे। ठीक है, ये मनी लेंडर्स थे। मनी लेंडर्स क्या होते हैं कि पैसे देते हैं कि तुम अपना जो काम है उसको छोड़ो मत। ठीक है, किसानों को बोले कि भाई तुम अपना काम छोड़ो मत, तुम यहाँ पर रहो, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, तुम्हारे ऊपर अगर भार ज्यादा हो रहा है तो तुम्हें मैं पैसे दे रहा हूँ, इस पैसे को तुम अपने फसल में उगाओ, दोबारा से फसल उगाओ। ठीक है, इस फसल को दोबारा से उगाओ, तुम अपने जमीन को छोड़कर भागो मत, यहाँ पर काम करो। ठीक है, तो क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले ही जस्ट पिछले वाले स्लाइड में हम बात करते कि जमीन जो है जीवन, संस्कृति और अस्तित्व का मूल है झारखंड में। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, ये चीज इनको, इनके दिमाग में डाला, और वो अपना जीवन, उनकी उनका अस्तित्व छोड़कर कहाँ जाएंगे। तो वो वहाँ जबरदस्ती काम करने लगे। जो जनजाति थे, वहाँ के मूल निवासी थे, वो वहाँ पर जबरदस्ती काम करना शुरू कर दिए। लेकिन उनके ऊपर और पैसों का भार बढ़ता गया। क्यों? क्योंकि ब्याज दर ये ज्यादा लेते थे। अब ये आप देखिए कि चाहे वो स्थायी बंदोबस्त हो, चाहे जमींदारी व्यवस्था हो, या फिर महाजन और साहूकारों का जो यहाँ पर प्रवेश है, ये सब किसानों के ऊपर, वहाँ के मूल निवासी के ऊपर काफी ज्यादा भार देना शुरू कर दिया। ये एक बड़ी विचित्र समस्या हो गई यहाँ पे। ठीक है, और इसका परिणाम क्या निकला, इसका परिणाम ये निकला कि आदिवासियों ने जमीन धीरे धीरे छोड़कर भागना शुरू कर दिया। और अगर नहीं भाग रहे हैं, अगर वो वहीं पर रह रहे हैं, तो उनसे उनकी जमीन धीरे धीरे छिनने लगी। उनकी जमीन धीरे धीरे छिनने लगी उनकी जमीन धीरे धीरे उनसे छिनने लगी। अपने ही जमीन पर वो मजदूर बन गए। ठीक है, आप सोचिए कि जो आपकी आइडेंटिटी है वो आपसे छीनने लगे। ठीक है, आप हम सभी अपनी आइडेंटिटी के लिए ही कर रहे हैं ये एग्जाम। जिस चीज के लिए आप इतना प्रिपेयर कर रहे हैं, ये एग्जाम है क्या, ये एग्जाम भी वही है कि आप इतना मेहनत कर रहे हैं, आप प्रिपेयर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी आइडेंटिटी बन पाए। और आप सोचो कि आपकी आइडेंटिटी छिन जाए, आपसे जो आपकी पहचान है वही छिन जाए, तो वो कैसा रहेगा। आप यहाँ पर बगावत करते हैं, विद्रोह करते हैं, वैसा ही हुआ। इस अन्याय के विरुद्ध बहुत सारे जनजातीय विद्रोह हुए, और सबसे पहला जनजातीय विद्रोह कब हुआ है, 1784 में। 1784 में तिलका मांझी विद्रोह। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है पहले। तो अगर इसको आप हाईलाइट कर लीजिए ताकि आपको आगे के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंटली समझ में आए। ठीक है, या फिर अगर कूटो में आए
मैच ऑफ द फॉलोइंग होता है, अगर उसमें भी आए तो आपके दिमाग में ये चीज बना रहे कि तिलका मांझी विद्रोह जो है वो 1784 में हुआ था और ये पहला जनजातीय विद्रोह देखा गया है। ठीक है। इसके बाद कोल विद्रोह 1831 में, सिद्धू मुर्मू और कानू मुर्मू संथाल हूल 1855 में, और बिरसा मुंडा का उलगुलान आंदोलन ये 1899 और 1900 में देखा गया। देखिए ये, अब अगर हम ऐसे समझें कि ये 4 जनजातीय विद्रोह हैं, नहीं सिर्फ ऐसे 4 जनजातीय विद्रोह नहीं हुए हैं, सिर्फ 4 जनजातीय विद्रोह जो हैं अगर हम सिर्फ इसी को हाईलाइट करें तो ऐसा गलत होगा। हम जितने भी आप सभी हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को पता होगा, आप जिस भी अगर झारखंड में रहते हैं तो झारखंड के किसी भी प्रांत में, किसी भी जगह, छोटे से छोटे जिले में आप चले जाइए, वहां पर आपको अंग्रेजों का के द्वारा या फिर अंग्रेजों के विरुद्ध जो लड़ाइयाँ हुई हैं उसका रेलेवेंस मिल जाएगा। ठीक है, छोटे से छोटे छोटे जिले में भी दिख जाएगा आपको, लेकिन उसको मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा डिफरेंटली लिखी हुई है। जिनका रिकॉर्ड है जिनका रिकॉर्ड है उनको ही हम पढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे अपराइजिंग थे, ट्राइबल अपराइजिंग थे, जिसका हमको रिकॉर्ड पता ही नहीं है। तो बस ये समझिए कि जनजातीय समुदाय में इतना जो सेटिस्फैक्शन लेवल एकदम था ही नहीं। आपने हमारी पहचान छीन ली, हमारी जमीनें छीन ली, हमारे से खाना छीन लिया, हमारा जीवन छीन लिया, और हम कहाँ जाएं? तो ऐसे बहुत सारे विद्रोह यहाँ होते हैं। ठीक है, झारखंड में आपको बहुत सारे विद्रोह दिखते हैं। और जो आप 1857 देख रहे हैं, 1857 में आपको पता है कि उसका जो इमीडिएट कॉज है उसमें एक पेजेंट्री, किसानों के साथ जो है उनके साथ काफ़ी अन्याय हुआ था, तो उसके विरुद्ध विद्रोह हुए थे। उसके बाद सिपाही जो विद्रोह है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आप ये समझिए कि जनजातीय और किसानों के साथ जो अन्याय हुआ है उसके अगेंस्ट आपको विद्रोह होते नजर आएंगे। ठीक है, और सिर्फ ये जनजातीय विद्रोह जो है ना, ये झारखंड को अपनी पहचान देने में हेल्प नहीं की है। इसका देखिए, इसी वजह से जो लैंड टेनेंसी एक्ट है, जितने भी जमीन से जुड़े हुए काश्तकारी अधिनियम है वो यहाँ पर आते हैं। सीएनटी और एसपीटी एक्ट की जरूरत समझी जाती है। ठीक है, तो हम लोग देखिए इसके इसके बारे में अगर हम देखें कि ये सीएनटी और एसपीटी एक्ट जो है ये इसका क्या आधार था, संवैधानिक आधार, या अगर हम समझें तो दार्शनिक आधार, क्या क्या है ये? देखिए, हम लोग अपने संविधान में, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसकी 5वीं अनुसूची, 5th शेड्यूल में अनुसूचित क्षेत्रों की विशेष सुरक्षा के बारे में पढ़ते हैं। जितने भी शेड्यूल्ड एरिया है उसको स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। स्पेशल प्रोटेक्शन क्या? कि आप वहां जाकर, अगर आप उस जगह से नहीं है, उस समुदाय से नहीं है, तो आपको उस जगह की जमीनें खरीदने में काफी मशक्कत करनी होगी। वहाँ पर आपको जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको इंक्लूड करना पड़ेगा, बहुत दांव पेच है। इसके अलावा देखिए, भारत में जितने भी राज्य हैं या फिर यूनियन टेरिटरीज हैं, तो वहाँ राज्यपाल को अलग शक्तियां दी गई हैं, विशेष शक्तियां दी गई हैं। लेकिन जो झारखंड या फिर जितने भी जनजातीय राज्य हैं, ठीक है, ट्राइबल स्टेट्स हैं, उसमें राज्यपाल को बहुत ज़्यादा शक्ति दी गई है। ठीक है, उस उनका जुरिस्डिक्शन पावर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और इसके अलावा तीसरा, कि हमारे संविधान में जनजातीय सलाहकार परिषद, मतलब ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, ट्राइबल ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, इनको भी इंट्रोड्यूस किया। अब देखिए, एडवाइजरी काउंसिल का काम क्या है कि अगर किसी भी प्रकार से जनजातीय समस्याएं आए या फिर इनके हितों के बारे में बात की जाए, तो ऐसा एक परिषद होगा जो इनके बारे में खुलकर सामने से बता पाएगा। और ये काउंसिल में अधिकतर ट्राइब से ही, स्पेसिफिक ट्राइब से ही लोगों को उठाकर लाया जाता है, ताकि वो उनके हितों के बारे में सीधा सोच सके। ठीक है, ये हमारा संवैधानिक आधार है। देखिए, अब जो सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट है, ये सीएनटी और एसपीटी एक्ट है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव भी पॉइंट आता है। और ये जब आप लोगों को क्वेश्चन आता है मेंस का,
तो मेंस को उसको लिखना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये 3 पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे या संवैधानिक आधार पर हम इसको लिखते हैं। लेकिन अगर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट लिखना हो, क्योंकि अधिकतर जब मेंस का आंसर लिखना होता है तो आपको दोनों पक्षों को बराबर तरीके से लिखना होता है, और यहाँ पर आपको सकारात्मक प्रभाव और चुनौतियां, मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट और चैलेंजेस, ये दोनों लिखना होता है। ये किस पॉइंट पे आएगा? ये सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पे लिखना होगा। सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, सोशल या और इकोनॉमिक इम्पैक्ट। और यहाँ पर आप क्या देखते हैं? देखिए सकारात्मक प्रभाव क्या है? भूमि लूट पर नियंत्रण। झारखंड में जमीन का जो अवैध कब्जा था, इसको रोकना बहुत जरूरी था। और अगर भूमि लूट पर नियंत्रण हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आप जमीन को किसी और के ओनरशिप में जाने ही नहीं दे रहे हैं, किसी और का अधिकार होने ही नहीं दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा? आदिवासी की पहचान सुरक्षित रहेगी। वहाँ के जो जो इंडिजिनियस लोग हैं, जो वहाँ के ओरिजिनल लोग हैं, उनकी पहचान कहीं जाएगी ही नहीं, क्योंकि वो किसी और के जमीन जो है वो किसी और के पास जा नहीं रही है, तो उनकी पहचान सुरक्षित रहेगी। इससे विस्थापन कम होगा। विस्थापन कम होना मतलब, देखिए अगर अपॉर्चुनिटीज कम है, लोगों से जमीन छीनी जा रही है और उनको पता नहीं कि कहाँ जाएंगे, तो वो कहीं भी जा सकते हैं, वो डिस्प्लेस हो सकते हैं, अपने रियल जगह से वो डिस्प्लेस हो सकते हैं। तो उसको डिस्प्लेस नहीं होने देना है, उनको उनके जगह पर रहने देना है। और चौथा, पर्यावरण संरक्षण। आपको पता है कि जब भी जमीन पे अवैध कब्जा होता है, तो अवैध कब्जा का अर्थ ये नहीं होता है कि उसको लेकर अपने पास रख लिए। उस पे हम उसको हम व्यवसायिक रूप में या फिर उसका यूज करते हैं किसी तरह से, ताकि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो पाए। अब अगर आप प्रेजेंट डे कंडीशन देखते हैं, तो रियल स्टेट का जो प्रॉब्लम है, ठीक है, जो चैलेंजेस ऑफ रियल स्टेट है, उसमें बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां, ठीक है, उसमें बड़े बड़े घर उनको बनाया जाता है। इससे क्या होता है कि जो एरिया है वहाँ, जो सपोज उपजाऊ जमीन है उस पर भी बना लेते हैं, जो जंगल है उनको काट देते हैं। अगर फैक्ट्री बन गई तो जितना धुआं है, नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, बहुत सारे पोल्यूशन है, प्रदूषण के बहुत सारे प्रकार हैं। पर्यावरण को हम किसी और के हाथ में दे ही नहीं रहे हैं, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से पर्यावरण हमारा संरक्षित है। लेकिन क्या सिर्फ सकारात्मक प्रभाव है? देखिए हर एक जिन जिन पॉइंट्स पे हम बात किए हैं उनका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है इधर। कि यहाँ पर जैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट था, यहाँ ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है, उसी तरह से चैलेंजेस भी हैं। ठीक है, और ये चैलेंजेस जो हैं इनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको बैलेंस बनाता है। देखिए औद्योगिक निवेश कम है, जहां पर आपको पता है कि यहाँ पर आप ज़मीन नहीं ले सकते, यहाँ पर इंडस्ट्रीज सेट नहीं कर सकते, तो वहाँ पर लोग इन्वेस्ट भी कम करेंगे। आप नोटिस कीजिए कि बोकारो या जमशेदपुर जैसे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लोगों ने, बाहरी दूसरे कंट्रीज ने इन्वेस्ट किया है, ताकि उनकी इंडस्ट्री इमर्ज हो, इवॉल्व हो, उनको फ़ायदा हो। अब जहां पर आप जमीन दे ही नहीं सकते किसी को, वहां पर इंडस्ट्री सेट होगा ही नहीं। और क्योंकि इंडस्ट्री सेट नहीं होगा, इसीलिए जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट है वो ना के बराबर होगी। ठीक है, पहला। दूसरा, शहरीकरण शहरीकरण धीमा होगा। अब क्योंकि आप किसी दूसरे को दे नहीं रहे हैं, ठीक है, जो वहां के लोग हैं उन्हीं को दे रहे हैं, उन्हीं के पास जमीनें रह रही हैं, तो लोगों को आने जाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो अपने घर पे ही हैं। उनको बाहर बहुत ज़्यादा जाने की या फिर आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर औद्योगिक निवेश कम है। इसीलिए वहाँ पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जैसा कुछ साधन नहीं होगा। इसीलिए धीरे धीरे इनका जो, ऐसा नहीं है कि अर्बनाइजेशन नहीं होगा, शहरीकरण नहीं होगा, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि हम ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हैं। तो हम शहर मतलब धीरे धीरे तो इम्प्रूव करेंगे, डेवलप करेंगे, लेकिन बहुत धीमा होगा। आप नोटिस करेंगे कि झारखंड में स्मार्ट सिटीज़ कितने हैं? बाकी राज्यों की तुलना में झारखंड में स्मार्ट सिटीज जो है वो बहुत कम है। ठीक है, मतलब स्मार्ट सिटीज सिटीज कितने हैं पहले आप ये देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगी कि वहाँ की परिस्थिति अभी क्या है। तीसरा पॉइंट है चैलेंज में कि अवैध हस्तांतरण जारी। अब अवैध हस्तांतरण क्या होता है? कि देखिए जो जमीन है, अगर हम जमीन कुछ स्पेसिफिक नीड के टाइम पे ही, जब जरूरत होती है तभी हम बेचते हैं। पहला ज़रूरत होता है कि देखिए हमें पैसों की ज़रूरत है, ठीक है, फिनेंशियल प्रॉब्लम होती है। दूसरा, कि हमारे पास अगाध ज़मीन है,
कि हम अगर दे भी दें तो हमें दिक्कत नहीं है। और तीसरा, अगर हम वहाँ से माइग्रेट कर गए, अब हमें उस ज़मीन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो हम उस ज़मीन को हटा देते हैं। तो देखिए यहाँ अ, अब क्योंकि एक ऐसा प्रेजेंट सोसाइटी ऐसी है जहाँ पर हम धीरे धीरे बाहर की दुनिया देख रहे हैं, हम दूसरे कंट्रीज, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हम दूसरे कंट्रीज जा रहे हैं, वहाँ काम करने की के बारे में सोचते हैं। तो अगर हम हमें ज़रूरत है इनमें से कोई भी एक पॉइंट हो, कि अगर आपके पास आगाध ज़मीन हो, या फिर आपको पैसे की कमी हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, या फिर अब उस ज़मीन का महत्व नहीं है आपके आपके जीवन में, तो हम बेच देते हैं। अब यहाँ पर ये बेच नहीं सकते, तो क्या कर रहे हैं कि ये अवैध रूप से किसी को दे देते हैं, या नहीं कि तो बड़े बड़े जो साहूकार होते हैं वो आते हैं, इस ज़मीन को दूसरों के नाम पे खरीदवाते हैं और यहाँ पर इसको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये जो खरीद बिक्री का जो जो इलीगल प्रोसेस है, ठीक है, अवैध तरीका है, इसको रोकने के लिए अवैध हस्तांतरण जो है, ये ये इन सीएनटी और एसपीटी एक्ट के आने के बाद कोई बेच नहीं पा रहा है सही तरीके से, तो वो क्या कर रहे हैं कि वो इलीगल तरीके से बस दे दे रहे हैं कि मेरे नाम पे है लेकिन आप एक्सप्लॉइट करेंगे, ठीक है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। और साथ में सीएनटी और एसपीटी एक्ट को अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, या फिर अगर सपोज आपको अगर आपको लैंड टेनेंसी देखनी है, तो इन जगहों पे प्रशासनिक जटिलता, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी है, वो बहुत ज़्यादा दिखती है। डिप्यूटी कमिश्नर के पास बहुत ज़्यादा पावर होता है, वो कंप्लीटली कंट्रोल करते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर्स के पास बहुत ज़्यादा पावर होता है, और ये खरीद बिक्री में इतनी ज़्यादा जटिलता आती है कि कोई भी काम, अभी एडमिनिस्ट्रेशन के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। अब आप जब आप पोस्ट में आ जाएंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि आप जितना स्मूथ दिखता है वो बाहर से, उतना होता नहीं, वो अंदर जाकर और भी ज़्यादा जटिलता में आप घिरते जाते हैं। जो एक्सपीरियंस्ड जो प्रशासनिक सेवा अभी में है, उनको आप उनसे पूछेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उनको बहुत परेशानियां होती हैं, और ख़ासकर जो ट्राइबल लैंड है, ट्राइबल स्टेट्स है, अगर उसमें वो हैं तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखनी होती हैं, ठीक है। सो ये जो सामाजिक आर्थिक प्रभाव है, इसको आप सही तरीके से अगर समझ लेंगे तो मेंस का आंसर जो है वो काफ़ी अच्छे से आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपको इस वीडियो के एंड में कुछ 2-3 क्वेश्चन ऐसे दिखा दूंगा मैं, जहाँ पर आप इजीली समझ सकेंगे कि ये इसका क्या प्रोसेस था, मैं आप लोगों को बता दूंगा। इसके बाद आता है कि देखिए, ये जो सी एन टी एस पी टी एक्ट है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट जो है ये क्या दिखाते हैं, ये दिखाते हैं लीगल प्लुरलिज्म, विधिक बहुलता। देखिए, विधिक बहुलता क्या होती है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम सभी को इक्वालिटी देते हैं, हम इक्वल ट्रीट करते हैं, किसी को प्रेफर नहीं करते, किसी को हम ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दे देते, किसी को कम प्रेफरेंस नहीं देते, सबको हम समान रूप से सम भाव से हम लोग उनको ट्रीट करते हैं। ये एक्ट जो है, सीएनटी और एसपीटी एक्ट, ये आपको डिफरेंटली ट्रीट करके दिखाती है। ये दिखाती है कि समाज में कुछ लोगों को आप प्रेफरेंस देंगे तभी समाज बराबर हो पाएगा। ये वैधिक बहुलता कहलाती है, जहां पर आपको अलग से समाज में एक एक प्रेफरेंस दिया जाता है किसी एक खास कम्युनिटी को, ठीक है, किसी खास स्टेट के कम्युनिटी को, किसी खास स्टेट के, किसी राज्य के कम्युनिटी को, समुदाय को वहां पर अधिक प्राथमिकता दी जाती है ताकि समाज को सुधारा जा सके, ठीक है। और देखिए, सीएनटी और एसपीटी एक्ट जो है ना, ये स्वदेशी न्याय प्रणाली हमें दिखाती है। अब क्या है स्वदेशी न्याय प्रणाली, कि जब सीएनटी और एसपीटी एक्ट देखेंगे तो यहाँ पर जिन लोगों के पास अधिकार होता है, ठीक है, जो स्वामित्व की श्रेणियां होती हैं या अधिकार दिया जाता है, वो कम्युनिटी के पास होती है, ठीक है, ये कम्युनिटी के पास होती है। अब कम्युनिटी के पास अधिकार का मतलब क्या है, कम्युनिटी के पास अधिकार का मतलब है कि किसी एक इंसान के हिसाब से कोई भी काम नहीं होगा जब तक पूरा का पूरा कम्युनिटी किसी चीज के लिए अप्रूव नहीं करता है, तब तक। और ये कौन सी प्रणाली है, ये कौन सा सिस्टम है, ये हमारा इंडिजीनियस, ये
एकदम पहले जब जो शुरुआत में हम जिस न्याय प्रणाली को हम फॉलो करते थे वही है ये, जहाँ पर हम पंचों के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ हम ग्राम परिषद के बारे में पढ़ते हैं। अब क्योंकि नाम दे दिया गया बाद में, पंचायती राज सिस्टम आने के बाद, उससे पहले जब ब्रिटिश लॉ आ गई थी उससे पहले की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पर किसी भी जगह पर अगर अन्याय हो रहा है तो वहाँ के पंच या फिर जो उस जगह के परिषद होते थे, वहाँ के जो मुखिया होते थे, वो उस चीज़ को उस संभालते थे, उस चीज़ को सही तरीके से डील करते थे। तो सीएनटी और एसपीटी एक्ट जो है वो उसी स्वदेशी जो शुरुआत की थी उसी न्याय प्रणाली को फॉलो करती है। इसके बाद है औपनिवेशिक अन्याय का सुधार। देखिए कॉलोनियलिज्म जब आया, जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने यहाँ पर जितनी भी चीज़ें थी उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए पूरा पुरजोर तरीके से कोशिश किया हुआ था। आप देखेंगे रेलवेज, रेलवे ट्रैक बिछाया गया था, क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि रेलवे जो है हमारे लिए वरदान है, बिल्कुल है, लेकिन अंग्रेजों ने इसे क्यों किया था? अंग्रेजों ने इसीलिए किया था ताकि वो देश के अलग अलग हिस्से में जाकर वहाँ की चीज़ों को, उन चीज़ों पे अधिकार जमा सके, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर सके। ठीक है, उन्होंने लॉज लाए, बहुत सारे ऐसे ट्रिब्यूनल्स खोले। अगर आप इंडियन अगर 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं कि किस तरह से जो औपनिवेशिक लॉ थे, अधिनियम थे, वो भारतीयों को भारत से अलग कर रहे थे। यहाँ पर मतलब आप समझ रहे हैं कि ज़मीन हमारी, घर हमारा, लेकिन कानून किसी और का चलेगा। ठीक है, तो ये जो अन्याय था, सीएनटी और एसपीटी एक्ट जो है उसको सुधारने के मोटिव से यहाँ पर लाया गया था। देखिए ये जो सीएनटी और एसपीटी एक्ट है, ये भारत के सबसे मजबूत जनजातीय भूमि संरक्षण कानून माने जाते हैं। देखिए जनजातीय भूमि संरक्षण कानून माने जाते हैं, ये समझिएगा कि ट्राइबल लैंड को अगर आप बचा रहे हैं, अगर उनकी जमीन को बचा रहे हैं, वहां के लोग उनसे छोड़कर नहीं जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ट्राइबल आइडेंटिटी जो है वो प्रिजर्व्ड है। ट्राइबल आइडेंटिटी जो है ये बनी है, ट्राइबल आइडेंटिटी जो है ये बनी रहेगी। ट्राइबल आइडेंटिटी, इनकी पहचान जो है बनी रहेगी, ये कोई छीनेगा नहीं, क्योंकि जमीन आपकी नहीं छीन पा रहे हैं। अगर जमीन ही कोई नहीं छीन पा रहा है आपसे, तो ये जैसे ये अगर ए का है, ठीक है, लेकिन इसको कोई छीन नहीं सका, तो ये ए का ही रहेगा। यहाँ पर बी, यहाँ ब्रिटिशर्स आकर अपना कब्जा नहीं जमाएंगे। ठीक है, ये तो इनकी आइडेंटिटी को बचाए रखने के लिए सीएनटी और एसपीटी एक्ट जो है ये सामाजिक, यहाँ पर हम लोग क्या क्या देख लिए हैं, देख लीजिए। सामाजिक आर्थिक प्रभाव देख लिए हैं, इसके पहले हम लोग संवैधानिक आधार देख लिए हैं, इसके पहले हम लोग जो विद्रोह हो रहा था, मतलब यहाँ लोगों के अंदर जो कम्युनल प्रॉब्लम हो रही थी, लोग परेशान हो गए थे, जो एक्सप्लॉइट किया जा रहा था उसके बेसिस पे, तो इन इन चीज़ों से परेशान होकर इसके पहले हम देख रहे हैं कि जो शासन है, जो ब्रिटिश शासन के समय उन लोगों ने किस तरीके से भारत को एकदम निचोड़ लिया, यहाँ की कानून व्यवस्था को, जनजातीय जो भूमि है उसको किस तरह से उसका हनन किया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कॉज है, ये कॉज है। अगर आपसे पूछा जाए कि सीएनटी और एसपीटी एक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसका आप ये सॉलिड आंसर ये मेंस के लिए आप लिख सकते हैं। ठीक है, और ये एग्जॉस्टिव भी होगा, पॉइंट वाइज पॉइंट भी होगा, अगर आप लिखना चाहें तो आप बस, मैं पॉइंट को एलाबोरेट करता जाऊंगा, आपके सामने एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ठीक है, तो ये आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका आधार, इसका प्रभाव, ये सब कुछ हमने यहाँ देख लिया है। अब हम आते हैं सीधा सीएनटी एक्ट पे, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पे। देखिए छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जो है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट आप बस ऐसे समझे कि ब्रिटिश रूल के टाइम पे छोटा नागपुर रीजन, जो हमारा रांची है, लोहरदगा है, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, ठीक है, ये अ, इनमें जो ब्रिटिश समय के आउटसाइडर्स थे, जो यहाँ के जनजातीय समूह से बाहर के थे, झारखंड से बाहर के थे, वो यहाँ पर जमीन आकर लेना शुरू कर दिए थे। ठीक, और इसी वजह से बहुत सारे यहाँ पर आपको ट्राइबल रिवोल्ट्स दिखते हैं। ठीक है,
जैसे अब जो सबसे अंतिम ट्राइबल रिवोल्ट है वो बिरसा मुंडा मूवमेंट है, उलगुलान जिसको कहते हैं, 1899 से 1900 में। तो अ, यहाँ पर जो लोग आकर जमीन जबरदस्ती हथियाने लगे थे, खरीदने लगे थे, कब्जा करने लगे थे, उसके ही परिणाम स्वरूप ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो ट्राइबल लैंड है इसके प्रोटेक्शन के लिए सीएनटी एक्ट बनाया। और कब बनाया? 1908 में। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में बनी। लेकिन अगर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको जरूरी है ये समझना कि अगर आपसे पूछा जाए कि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के तहत कौन 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 से जगह यहाँ पर किन किन जिलों में लागू किए जाते हैं, तो आप ये पूरा लिखेंगे: गुमला, लोहरदगा, रांची, खूंटी, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और बोकारो के कुछ क्षेत्र। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। ये आपके प्रीलिम्स के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आप इसको पॉइंट वाइज पॉइंट लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। सबसे पहले लोहरदगा हम एक तरफ से लिख रहे हैं: लोहरदगा, रांची, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम या वेस्ट सिंहभूम, और पूर्वी सिंहभूम मतलब ईस्ट सिंहभूम। ठीक है, इसके अलावा हम बोकारो के कुछ क्षेत्र, ठीक है, बोकारो के कुछ क्षेत्र। ठीक है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप देखते हैं प्रीलिम्स के क्वेश्चंस, तो उनमें से ये कौन से जिले जो हैं वो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत आते हैं, उन कहाँ कहाँ लागू किए गए हैं, तो आप ये सारे लिख सकते हैं। ये सारे लिख सकते हैं, मतलब ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। इनमें से कोई भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन से जिले में सीएनटी एक्ट लागू होता है, तो आप अगर आपको ये याद होगा तो ईजी हो जाएगा। ठीक है, देखिए छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जो है इसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया कि एक ये ज़रूरी था, इसीलिए क्योंकि बाहर से लोग इन जगहों पर आकर अपना कब्जा करना शुरू कर दिए थे। और इसी वजह से ब्रिटिशर्स ने छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट इम्प्लीमेंट किया। देखिए इसका नेचर क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट का नेचर, इसका स्वरूप क्या है, ये देख लीजिए। ये है प्रोटेक्टिव अग्रेरियन लॉ। ठीक है, संरक्षणात्मक कृषि भूमि कानून। प्रोटेक्टिव अग्रेरियन लॉ क्या है? देखिए, जो आदिवासी क्षेत्र है, ठीक है, जहां पर खेती होती है, उसके लिए की जा रही है। ठीक है, यहाँ ट्रांसफर होने से बचाना है। ठीक है, इन जमीनों को जहां पर खेती होती है, छोटा नागपुर इलाके में जो भी जमीन आ रही है, जो भी जिले में जो खेती करने वाली जमीन है, इसको ट्रांसफर किसी और के हाथ में देने से, हस्तांतरण करने से रोकना है। ठीक है, एक्सप्लॉइट करने से रोकना है कि जबरदस्ती कोई आकर हथिया ना ले, जबरदस्ती इलीगल प्रोसेस से उसको अपने कब्जे में ना ले ले। और ट्रेडिशनल लैंड राइट प्रिजर्व करना है कि यहाँ पर जिन लोगों का पहले से इन जमीन पे अधिकार है, इस जमीन पे अधिकार है, उनका अधिकार बना रहे। कोई नया इंसान नहीं आ जाए, कोई नया ऑर्गेनाइजेशन नहीं आ जाए और अपना यहाँ पर अधिकार इम्पोज नहीं करे। कि आदिवासी भूमि की सुरक्षा, पारंपरिक स्वामित्व की मान्यता, भूमि हस्तांतरण पर नियंत्रण और सामाजिक संरचना की रक्षा। कि जो जो ट्राइबल स्ट्रक्चर है, ट्राइबल सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, वो बना रहे, वो जबरदस्ती अलग किसी के आने से वो बदल नहीं जाए। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं आधार। ये किस आधार पर लाया गया? सीएनटी एक्ट क्यों आया, किस आधार पर आया? देखिए, आदिवासी समाज में जो जमीन होती है वो खरीदने बेचने के लिए नहीं होती, कोई कॉमोडिटी नहीं होता है।
ठीक है, नॉट अ कॉमोडिटी। ठीक है, कॉमोडिटी का मतलब कि वस्तु जिसको खरीदा बेचा नहीं जा सकता। ठीक है, तो आदिवासी समाज में कहीं जमीन को खरीदना बेचना ये नहीं, ये दर्शन नहीं है उनका, ये मानसिकता नहीं है उनकी, कि भूमि को पूरे समुदाय का धरोहर समझा जाता है, कि जो जमीन है वो सबकी है, किसी एक की नहीं है। इसीलिए ये जो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है, काश्तकारी अधिनियम, ये प्रथागत कानून मतलब ट्रेडिशनल लॉ और आधुनिक कानून मतलब मॉडर्न लॉ को मिक्स करके लाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रेडिशनल प्लस मॉडर्न लॉ को एक साथ मिक्स करके टेनेंसी एक्ट इंट्रोड्यूस की गई थी। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसका रीजन है कि देखिए, इस जगह पर ये जो भूमि खरीदी बेची नहीं जा सकती, ठीक है, यह समुदाय की धरोहर है, तो इस समुदाय को और समुदाय की धरोहर को दोनों को बचाने का की जिम्मेदारी है सरकार के पास। तो वो क्या करेंगे, इस स्वामित्व, ये जो जमीन है वो किसी के नाम पे तो होना ही चाहिए ना, ये किसी के नाम पे होनी चाहिए, नहीं तो ये, अगर ये किसी के नाम पे नहीं है तब तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया, सरकार ने क्या किया, यहाँ के यहाँ की जो जमीन है इसके स्वामित्व की 4 श्रेणियां बना दी। सीएनटी एक्ट 1908 के टेनेंसी राइट को 4 पॉइंट पे बांट दिया, 4 श्रेणी में बांट दिया। ठीक है, ये है पहला, खूंट कट्टीदार। ठीक है, खूंट कट्टीदार कौन होते हैं? जो गांव के मूल बसाने वाले परिवार होते हैं, जो गांव को, देखिए, मूल बसाने वाले परिवार का अर्थ समझिए कि पहले क्या होता था, शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती थी। शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम कल्टीवेशन क्या है, कि जहां जंगल है, जंगल को काटा, जंगल को काट दिया। ठीक है, जंगल को काट दिया, और जंगल को काट के यहाँ पर इस जगह को काट के क्या बनाते हैं, यहाँ इस जगह को काट के बना लेते हैं यहाँ पर घर, इसी जमीन पे। ठीक है, तो जिन लोगों ने, अब यहाँ शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है कि जो लोग यहाँ घर बनाते हैं उनका मेन पर्पस होता है कि यहाँ घर बनाए और इस जमीन पे की हम खेती। क्यों? क्योंकि ये उपजाऊ जमीन है। अब यहाँ पर हम खेती करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब हमें लगता है कि जमीन की उर्वरकता, फर्टिलिटी कम हो गई है, तो अब हम यहाँ से कहीं और चले जाते हैं। ठीक है, तो खूंट कट्टीदार वो परिवार है जो गांव को मूल रूप से बसाए हैं। इनके पास अधिकार क्या क्या होता है? इनके पास अधिकार होता है वंशानुगत, सामुदायिक और सर्वोच्च संरक्षण। ठीक है, वंशानुगत, एंसेस्ट्रल कम्युनिटी ओनरशिप। ठीक, सामुदायिक नियंत्रण मतलब ओरिजिनल, जो सामुदायिक मतलब कम्युनिटी कंट्रोल, और सर्वोच्च संरक्षण मतलब जो हाईएस्ट प्रोटेक्शन होता है वो। देखिए, जैसे आप ये समझिए कि अगर मुंडा समुदाय ने जंगल साफ किया, यहाँ पर अपना गांव बसाया, ठीक है, तो इस मुंडा समुदाय को खूंट कट्टीदार की श्रेणी में रखी जाएगी। ठीक है, ये खूंट कट्टीदार के श्रेणी में रख दिया जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब आता है कि पहला है खूंट कट्टीदार, दूसरा दूसरा भुइंयरी। भुइंयरी कौन होते हैं? जो सबसे शुरुआत में रहने वाले लोग थे, बसाने वाले लोग नहीं, रहने वाले, जो वहां पर रहना शुरू किए। ठीक है, तो इनको हम लोग कहते हैं भुइंयरी भूमि। ठीक है, तीसरा होता है स्वामित्व के अधिकार पे रैयत व्यवस्था। रैयत व्यवस्था को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला है अधिभोगी और दूसरा है गैर अधिभोगी। अधिभोगी का मतलब होता है ऑक्यूपेंसी। ठीक है, ऑक्यूपेंसी रैयत कहते हैं इसको हम लोग। देखिए, ऑक्यूपेंसी रैयत क्या होता है कि जिनके पास भी वो जमीन का अधिकार होगा, वहां पर वो परमानेंट खेती कर सकते हैं, परमानेंट खेती कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद इसके बाद गैर अधिभोगी, इसको हम लोग कहते हैं नॉन ऑक्यूपेंसी राइट, रैयत, नॉन ऑक्यूपेंसी ऑक्यूपेंसी रैयत। ठीक है, अब यहाँ पर इनके पास लिमिटेड राइट होते हैं, ये खेती वैसे नहीं कर सकते, जैसे ये हर एक सीजन में जैसे चाहें वैसे ही खेती कर सकते हैं उस जमीन पे, लेकिन इनके पास ऐसा नहीं होता, इनके पास लिमिटेड राइट्स होते हैं। ये पूरे के पूरे तरीके से उस जगह को यूज नहीं कर सकते अपने एग्रीकल्चरल प्रोसेस के लिए। ठीक है,
तो ये टेनेंसी होती है, कल्टीवेटिंग टेनेंसी होती है कि यहाँ पर ये समझ लीजिए कि अधिभोगी रैयत जो है, ऑक्यूपेंसी राइट है, उस जमीन का पूरा अधिकार उसी इंसान को होगा जो एग्रीकल्चर कर रहा है, और वो हमेशा कर सकता है। गैर अधिभोगी में यहाँ पर एग्रीकल्चर कर तो सकते हैं लेकिन उस तरह से नहीं। ठीक है, आप यहाँ पर टेनेंसी मतलब किसी के अधिकार में होगा, और वहां पर जैसे हम लोग टेनेंट होते हैं, जो दूसरों की ज़मीन पे काम करेंगे, उससे जो प्रोडक्शन मिलेगा वो आप रख सकते हैं, लेकिन आपकी ज़मीन नहीं होगी। ठीक है, ये गैर अधिभोगी या फिर नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत कहते हैं इसको। इसके बाद आता है मुंडारी खूंटकट्टी व्यवस्था। देखिए, मुंडारी खूंटकट्टी व्यवस्था को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एक एक्सेप्शनल लॉ है। विश्व में बहुत सारे जितने भी लॉज आते हैं उसमें उन सभी का एक दुर्लभ उदाहरण है। यहाँ पर औपनिवेशिक कानून ने आदिवासी शासन प्रणाली को मान्यता दी है, जो यहाँ पर एग्जिस्टिंग लॉ था। ब्रिटिशर्स ने इसमें कोई छेड़छाड़ किए बिना जिन लोगों के पास जो खूंटकट्टी मुंडारी खूंटकट्टी व्यवस्था में क्या होता है कि यहाँ इस जमीन पे इस लैंड पे इस विलेज में इस गांव में जो भी हेड होगा, जो काउंसिल होता है, जो हेड होता है, उनके पास पावर रहेगा, और इस जिन लोगों के पास पावर है, जिन लोगों को यहाँ से पहचान मिला है, रिकॉग्निशन मिला है, उसमें आप किसी भी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो जिन लोगों के पास वो पावर है, ठीक है, जिन लोगों ने इस जगह को बसाया है और उस जगह के बारे में वो अपनी अपनी पहचान देते हैं, आप उनके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। तो उनके ऊपर स्वामित्व होती है, उनके पास पावर होता है, उनके पास राइट्स होते हैं। ठीक है, चल अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आपसे अगर पूछा जाए, अगर क्वेश्चन आ जाए कि आप कि विश्व का सबसे दुर्लभ उदाहरण कौन सा है स्वामित्व की श्रेणियों में, तो हम सिंपली मुंडारी खूंटकट्टी व्यवस्था लिख सकते हैं। मुंडारी खूंटकट्टी व्यवस्था, यहाँ पर खूंटकट्टी का मतलब क्या होता है? खूंटकट्टी का मतलब होता है जो उस गांव को बसाए हैं। ठीक है, मूल रूप से जो बसाए हैं उनके लिए कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए, ये जो हमारा छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है, इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने सेक्शंस हैं, ये यहाँ के अधिनियम को, यहाँ का जो लॉ है, इसको, ये यहाँ के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में जो आपके प्रीलिम्स में एमसीक्यूज वगैरह पूछे जाते हैं, उसमें से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। आपको मेंशन करने के लिए आपसे पूछ लिया जाता है कि धारा 46 जो है, इनमें से इसमें से कौन सा प्रोविजन शो करता है, कौन सा प्रावधान दिखाता है। तो हम देखिए, धारा 46 जो है भूमि हस्तांतरण पर प्रतिबंध है कि आप अपनी जमीन को किसी और के नाम पे नहीं दे सकते, वो रेस्ट्रिक्टेड है। जैसे जो आदिवासी जमीन है वो गैर आदिवासी मतलब डीकुओं को नहीं बेची जाएगी, सबसे पहली चीज। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक क्लॉज भी है, किनको अनुमति दी जाएगी या अनुमति किसको मिल सकती है। देखिए, अगर सपोज कि कोई मुंडा समुदाय से है, तो वो मुंडों को ही बेच सकता है। ठीक है, मुंडा समुदाय को के किसी इंसान को ही बेच सकता है वो। ठीक है, किसी दूसरे समुदाय के इंसान को नहीं बेच सकता, उसी जनजाति के किसी इंसान को बेचना पड़ेगा। और दूसरा कि अगर आपको जमीन बेचनी है तो उपायुक्त मतलब डीसी, डेप्यूटी कमिश्नर की अनुमति लेनी पड़ेगी। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जिसके बारे में हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, उसको आप यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं कि डिप्यूटी कमिश्नर के पास बहुत ज़्यादा पावर होता है कि वो ट्राइबल लैंड को अपने हिसाब से, वो उसके पास जुरिस्डिक्शनल पावर होता है कि वो अपने हिसाब से वो रेगुलेट कर सके। अगर उपायुक्त को किसी भी तरह से संदेह है कि उसको नहीं बेचा जाना चाहिए या नहीं बेच सकते, तो वो कम्युनिटी से सलाह लेकर उस जमीन के ट्रांसफर को रोक सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि इसकी वजह से, क्योंकि आप किसी गैर आदिवासी को नहीं बेच सकते। आदिवासी भूमि में अगर जमीन, अगर किसी को आप ट्रांसफर कर भी रहे हैं, हस्तांतरण कर भी रहे हैं, तो वो उपायुक्त के अनुमति से करना पड़ेगा। इसलिए कोई उद्योगपति सीधे आदिवासी किसान से जमीन नहीं खरीद सकता। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्सिटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, वो यहाँ पर आपको दिख जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर और भी धारा है, जो धारा 46 है, जहाँ भूमि विनिमय या फिर हम लोग लैंड एक्सचेंज कहते हैं इसको। ठीक है,
एक्सचेंज क्या होता है? अब जमीन में एक्सचेंज क्या होगा कि अगर हमें कोई एक जमीन चाहिए, ये दो जमीनें हैं, ये मेरे पास है, ठीक है, ये ए के पास है, ये बी के पास है। अगर बी को ये जमीन चाहिए और ए को ये जमीन चाहिए तो ये दोनों विनिमय एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए प्रशासनिक अनुमति बहुत जरूरी है और तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं धारा 48 पट्टा अर्थात लीज नियंत्रण। देखिए, कृषि भूमि को व्यवसायिक उपयोग हेतु देना कठिन बनाया गया। अब धारा 48 सेक्शन 48 जो है वो बोलती है कि अगर कोई जमीन है जिसमें एग्रीकल्चर हो रहा है, कृषि हो रही है, तो उसको आप व्यवसायिक रूप से प्रोफेशनल यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और इसलिए क्योंकि आप प्रोफेशनल यूज नहीं करेंगे तो क्या होता है कि लोग, जिन लोगों को उस जमीन से मोह भी है, अगर वो जमीन लेना भी चाहते हैं तो वो वहीं पर रुक जाएंगे, नहीं लेंगे। तो ये सेक्शन जो है ये अवैध रूप से जिन लोगों ने कब्जा करने की कोशिश भी की है तो उनके सामने एक बड़ा सा बैरियर ला दिया है कि लीज लीज के नाम पे भी अगर ले रहे हैं तो भी लोगों के पास है कि अगर हम ले भी लिए तो उसका हम प्रोफेशनल यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो धारा 48 जो है वो पट्टा नियंत्रण है, 47 जो है वो भूमि विनिमय विनिमय है, और 49 जो है धारा 49 49 सेक्शन, ये 49 सेक्शन जो है ये गैर कृषि उपयोग है। देखिए, एक व्यवसायिक उपयोग है और दूसरा है गैर कृषि उपयोग। गैर कृषि उपयोग जहां पर उद्योग, सड़क, परियोजना या फिर किसी भी चीज के लिए अगर आपको उस जमीन का यूज करना है तो आपको सरकारी अनुमति लेनी होगी, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो हम सेक्शन पढ़ने वाले हैं वो क्वेश्चन आया है, ठीक है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये धारा 71 ए, सेक्शन 71 ए, इसका नाम है भूमि पुनर्स्थापन, मतलब लैंड रिस्टोरेशन कहते हैं इसको। लैंड रिस्टोरेशन क्या होता है? लैंड रिस्टोरेशन, यदि आदिवासी भूमि अवैध रूप से छीनी गई हो कभी, ठीक है, किसी एक जमाने में, किसी किसी साल में, शायद अगर सपोज 1950 में, 1960 में अगर जमीन आपकी अवैध रूप से छीन ली गई है, अगर आदिवासी जमीन जो है वो अवैध रूप से इलीगल तरीके से छीन ली गई है, तो उपायुक्त के पास पूरा पावर होता है कि वो उस जमीन को उसके ओरिजिनल ओनर को वापस दिला सके। तो अगर आपने वो जमीन ली है तो उपायुक्त उस जगह पर अपना वो इंटरवीन करके, खुद वो घुस कर उस जमीन की तहकीकात करके वो उसके रियल ओनर को वापस कर सकता है। ठीक है, या फिर वो अपने सरकारी जमीन मतलब गवर्नमेंट पावर में ले सकता है। जैसे इसका एक मैंने एग्जाम्पल भी ले रखा है कि अगर 1965 में गलत रजिस्ट्री हो गई तो आज भी जमीन वापस हो सकती है, किससे? उपायुक्त के इंटरवेंशन से। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट है वो है धारा 240, मतलब सेक्शन 240, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स क्या होता है? देखिए, जो भी, जितने भी आपको यहाँ पर ये धारा जो है ना, ये सीएनटी और एसपीटी दोनों में लगता है। ठीक है, तो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स क्या है कि जो लैंड है, जो जमीन है, उसमें जितनी भी, अगर किसी के उस जमीन, वो जमीन किसी और के नाम से किसी और के नाम पे गई, या उस जमीन का जो हाल है, प्रेजेंट है, वो किसके अधिकार में है, वो किन लोगों के पास है, तो इस इन सब का प्रॉपर लेखा जोखा, ऑफिशियल रिकॉर्ड होना जरूरी है। ठीक है, ये ऑक्यूपेशन, ये प्रॉपर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ऑफिस को, ठीक है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस के पास किसी भी जमीन का रिकॉर्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये सारे रिकॉर्ड जो हैं, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारे सेक्शंस जो हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप सीएनटी और एसपीटी एक्ट देखते हैं तो उसमें से आपको बहुत सारे ऐसे सेक्शंस मिल जाते हैं। अभी मैं बस यहीं पर इनको, ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, इसके बाद और सारे हैं लेकिन वो मैं एमसीक्यू में करा दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको नोट करना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारे और भी सेक्शंस हैं जो थोड़े लेस इंपॉर्टेंट है लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पढ़ना ज़रूरी है, तो मैं वो सब भी कवर करा दूंगा इसके बाद। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं अभी। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है कि हम जानते हैं कि ये सीएनटी और एसपीटी एक्ट जो है
ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। सीएनटी और एसपीटी एक्ट जो है ये नॉर्मल स्मूथ टेनेंसी एक्ट नहीं है। ये क्या है, ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है जिससे वहाँ की ज़मीन और वहाँ के ट्राइब्स दोनों को बचाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सरकार अपने एग्जीक्यूटिव्स को, यहाँ सरकार अपने एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखती है। ठीक है, उनके पास ज़्यादा पावर देती है। तो भूमि को सुरक्षा देना ज़रूरी है। और इनके अधिकारी कौन कौन होते हैं? अंचल अधिकारी, अनुमंडल अधिकारी, उपायुक्त, ठीक, जैसे सीओ सर्कल ऑफिसर जो होते हैं हमारे, या फिर एसडीओ जो सब डिविजनल ऑफिसर होते हैं, या फिर हमारे जो डीसी होते हैं डिप्यूटी कमिश्नर, और रेवेन्यू कोर्ट्स ये भी, इनके पास भी पावर होता है। ठीक है, तो ये चार ऐसे स्तंभ हैं जो भूमि सुरक्षा की जिम्मेदारी उठा के रखे हैं ट्राइबल लैंड में। उपायुक्त को गार्डियन ऑफ ट्राइबल लैंड कहते हैं, आदिवासी भूमि का संरक्षक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप अपने एमसीक्यू के लिए आप इसको हाईलाइट करके रख लीजिए। उपायुक्त को आदिवासी भूमि का संरक्षक कहते हैं। इसको लिखेंगे हम लोग गार्डियन ऑफ ट्राइबल लैंड। ठीक है, और सीएनटी एक्ट भारतीय संविधान के सकारात्मक भेदभाव, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का उदाहरण है। अब देखिए प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन कि हमारे फंडामेंटल राइट में लिखा हुआ है कि सबको समान अधिकार मिलेगा, लेकिन सीएनटी एक्ट जो है ये तो दिखा रही है कि सबको समान अधिकार नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर समान अधिकार कहाँ दिया जा रहा है? जमीन पे आप उस जमीन को सिर्फ कुछ लोग, उस समुदाय के लोग ही खरीद सकते हैं, रख सकते हैं, उससे उनका पहचान जुड़ा हुआ है। तो फिर ये समान तो नहीं है। लेकिन अगर उनसे वो जमीन छीनी गई तो हम लोगों ने पहले स्लाइड में देखा था कि जमीन को जीवन, संस्कृति और अस्तित्व से हम लोग मापते हैं। जीवन, संस्कृति और अस्तित्व से हम लोग मापते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जरूरी है कि अगर उनको प्रोटेक्शन, उनको सही तरीके से सुरक्षित नहीं कराया जाए, तो ये अगर भेदभाव नहीं कराया जाए, तो उनका उनका जीवन, उनकी संस्कृति, उनका पहचान, उनकी अस्तित्व, ये सारी चीजें छिन जाएंगी। इसीलिए सीएनटी एक्ट का होना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पर सीएनटी एक्ट यहाँ खत्म होता है। ये हमने एक छोटे से पॉइंट वाइज पॉइंट, एक छोटे से तरीके से, जहाँ पर आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी ज़्यादा चीज़ें जाननी चाहिए वो सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। लेकिन इसके अलावा भी जितने एमसीक्यूज हैं, अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। इसके बाद हम लोग संथाल परगना टेनेंसी एक्ट के साथ जाते हैं। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट का भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मतलब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लगभग लगभग वही है। ठीक है, लेकिन हाँ, इसमें एक चीज और जोड़ना मैं भूल गया था कि 2016 में संशोधन संशोधन विवाद हुआ था। अब ये संशोधन क्या था? संशोधन था कि झारखंड सरकार, जो झारखंड गवर्नमेंट है, उन्होंने एक प्रोविजन रखा, एक प्रपोजल रखा कि व्यवसायिक उपयोग आसान किया जाना चाहिए ट्राइबल लैंड पे। क्यों? क्योंकि यहाँ से अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, स्मार्ट सिटीज डेवलप होंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जो लोग जा रहे हैं इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए, उनको जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, व्यवसायिक उपयोग यहीं पर होनी चाहिए। लेकिन इसका रिजल्ट क्या हुआ? देखिए, बड़े पैमाने पर आदिवासी आंदोलन हुए, बहुत ज़्यादा। 2016 में आप अगर अगर आप 2016 के आप न्यूज़ पलट के देखें झारखंड के, तो उसमें आपको ये चीज़ बहुत कॉमनली दिख जाएगा कि राज्यपाल ने संशोधन वापस ले लिया था, क्योंकि, और ये बोलकर लिया था कि ये जो आप प्रपोजल रख रहे हैं, ये प्रोटेक्टिव राइट का वायलेशन है। झारखंड के जो जनजातीय समूह हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए हमने अभी तक जो सीएनटी और एसपीटी एक्ट लाया हुआ था, जो अभी तक चल रहा है, आप उसके अगेंस्ट लाएंगे तो राज्यपाल के साथ, राज्यपाल ने बोला कि यहाँ इन जनजातियों के साथ, इस जमीन के साथ, इस राज्य के साथ आप इसको हनन कर रहे हैं, इसके साथ अन्याय हो जाएगा। इसलिए राज्यपाल ने बोला कि संशोधन वापस लेना चाहिए, और इसको वापस ले लिया गया 2016 में। ठीक है, तो ये हम 2016 के संशोधन के बाद ये छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट यहीं पर खत्म होता है। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं संथाल परगना टेनेंसी एक्ट की तरफ। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949 में आई। अब संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949 में क्यों आई? इसका रीजन था, देखिए 1947 में भारत आजाद हुआ है, और 2 साल के अंदर ये काश्तकारी अधिनियम आ गया। ठीक है, अच्छा, मैंने यहाँ पर एक आप लोगों के
समझने के लिए एक छोटा सा पॉइंट बना है, ताकि आप एक छोटा सा एक ट्रिक किया है, जो ये येलो कलर का जो बैकग्राउंड है ये समझने के लिए है इस जगह को। ठीक है, उसी तरह से जब आप अगर वीडियो में पीछे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये पिंक कलर का छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट का जो बैकग्राउंड था वो ये दिखाना था कि जो साउथ छोटा नागपुर डिवीजन है वो कोल्हन और बोकारो का क्षेत्र इसको इसको कवर करने के लिए था। ठीक है, तो ये जो 6 जिले हैं, ठीक है, साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर और जामताड़ा, ये संताल परगना टेनेंसी एक्ट के अधिनियम के अंतर्गत जिन जिलों में लागू किया गया था वो है ये। 1949 में क्यों आया? देखिए, जिन जमीन पे पहले पहले हम देखते हैं कि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट क्यों आया था, कि हम इन जगहों पे आज़ादी के टाइम पे या आज़ादी से पहले तक इन इन जगहों पे बहुत आराम से, जो हम आदिवासी बहुल क्षेत्रों में, इन जगहों पर बहुत ही ज़्यादा बाहर के जो साहूकार हैं, आउटसाइडर्स हैं, यहाँ पर इन ज़मीनों को हड़पने की कोशिश कर रहे थे इलीगल तरीके से। तो ब्रिटिशर्स ने इस जगह पर सीएनटी लाया, ठीक है, और इस जगह को सुरक्षित किया, और यहाँ के ट्राइबल्स को भी। उसी तरह से 1947 के बाद, 2 साल के बाद, 1949 में जो बड़े बड़े महाजन साहूकार थे, यहाँ की लैंड प्रोडक्टिविटी और झारखंड के मिनरल रिसोर्सेज को देखकर इस जगह को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करना शुरू कर दी। 1949 में समझ में आया कि संथाल परगना टेनेंसी एक्ट लाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इस जगह को कंप्लीटली ले लिया जाएगा। और ये जगह कहाँ से आप नोटिस करेंगे, पाकुड़ के इस क्षेत्र से बंगाल, पाकुड़ और यहाँ से इस जगह से बंगाल जो है, इस यहाँ पर है बंगाल। तो जो भी उद्योगपति है वो आराम से इन जगहों पे अपना कंट्रोल रख सकते हैं। तो संथाल परगना टेनेंसी एक्ट लाया गया ताकि बाहरी लोगों को अंदर घुसने से, ट्राइबल जो स्टेट है, वहाँ की ज़मीन है, उस पे अपना अधिकार जमाने से रोकना। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लागू क्षेत्र कौन कौन सा है, तो हम लोग लिखेंगे साहेबगंज, साहेबगंज, दूसरा है गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर और जामताड़ा। जामताड़ा, ये 6 जिले हैं जहां पर एसपीटी एक्ट लागू किया गया। ठीक, इसके इसके अलावा हम देखते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। इसकी पृष्ठभूमि यह है कि 1855 के बाद, 1855 संथाल हूल के बाद, जो जितने ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने सोचा कि देखो इस जमीन पे अगर अब, क्योंकि विद्रोह इतने ज्यादा हो रहे थे, तो ब्रिटिशर्स ने इस चीज को समझा कि किस वजह से हो रहे हैं, उसका कारण समझा, और जो इसका जो रियल लेजिस्लेशन है, जो एक्ट है, उसको बनाए रखने के लिए कि उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो जाए, तो उन्होंने एक प्रावधान रखा था पहले। 1949 में इस चीज को समझा गया कि देखो, अगर इसमें किसी भी तरह से बार बार लोगों का आना जाना रहेगा, तो यहाँ की जो ओरिजिन है, यहाँ का जो इसकी आइडेंटिटी है, इसका एग्जिस्टेंस है, ये धीरे धीरे खराब हो जाएगा, और इस वजह से हम लोगों को इस जगह को सुरक्षित रखना पड़ेगा। ठीक है, तो 1855 के बाद जो जो जिस वजह से संथाल हुल हुआ था, सिद्धू मुर्मू और कानू मुर्मू, इन लोगों ने जिस उद्देश्य से उस वक्त विद्रोह किया था, तो उस विद्रोह को समझते हुए ये एसपीटी एक्ट लगाया गया। ठीक है, कि आइडेंटिटी इसकी कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए, यहाँ की पहचान, यहाँ का जीवन, संस्कृति, अस्तित्व, ये बाकियों से मिल नहीं जाए, घुल नहीं जाए, बर्बाद नहीं हो जाए। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ का मूल कारण। ये एसपीटी एक्ट जो है ना, इसका कारण क्या था? देखिए, अगर आप छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट देखेंगे, तो जमीन की खरीद बिक्री में दिक्कत है लेकिन आप ट्रांसफर कर सकते हैं, और अगर वहां पर डिप्यूटी कमिश्नर का अगर इंटरवेंशन है, अगर डिप्यूटी कमिश्नर से आप अनुमति ले लिए हैं, तो आप सीएनटी एक्ट को आप ट्रांसफर कर सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, अपने उसके ओनरशिप को ट्रांसफर किया जा सकता है। एसपीटी एक्ट नहीं किया जा सकता। सीएनटी एक्ट जो है वो व्यक्ति को सुरक्षा देता है, ठीक है, वो जनजातीय व्यक्ति को सुरक्षा देता है,
लेकिन एसपीटी पूरे समुदाय को सुरक्षा देता है, उसको बचाता है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एसपीटी एक्ट अधिक कठोर है। अगर आपके कंपैरिजन देखी जाए तो एसपीटी एक्ट सीएनटी एक्ट से ज्यादा कठोर है। भूमि हस्तांतरण लगभग पूर्णतः प्रतिबंधित है, रेस्ट्रिक्टेड है। कि भूमि की बिक्री या गिरवी रखना, लीज पर देना, पूरा एक कंप्लीटली इसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है। आप किसी को बेच नहीं सकते, आप गिरवी नहीं रख सकते। कम्युनिटी की सहमति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्राम स्तर पर परंपरागत व्यवस्था महत्वपूर्ण है कि अगर कभी भी किसी भी चीज़ से, ज़मीन से जुड़ा हुआ कुछ भी होगा, उसमें आपको पूरे कम्युनिटी को इंक्लूड करना पड़ेगा। और फिर भी आप बेच नहीं सकते उसमें। आप बात कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, लेकिन आप बेच नहीं सकते, आप लीज में नहीं दे सकते। तो ग्राम स्तर पर जो लोग वहाँ कंट्रोल करते हैं, जितनी भी ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं वो इगैलिटेरियन, ठीक है। इगैलिटेरियन सोसाइटी क्या होती है? इगैलिटेरियन सोसाइटी, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक ऐसा समाज जहाँ पर किसी के पास ज़्यादा ज़्यादा पावर नहीं होता, सब समान होते हैं। एक ऐसा समाज जहाँ पर सबके पास समान अधिकार होता हो, इसको हम लोग इगैलिटेरियन समाज या इगैलिटेरियन सोसाइटी कहते हैं। अब देखिए, तो इगैलिटेरियन सोसाइटी, तो यहाँ पर इस कौन, अगर कभी कोई बात हो जाए तो कौन जाएगा प्रतिनिधित्व करने के लिए? वो इंसान जाएगा जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, जो सबसे एज में ज़्यादा हो, या फिर जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, वो इसका हेड होता है, ठीक है, किसी भी जनजातीय समुदाय का। तो सामुदायिक सहमति बहुत आवश्यक है, और ग्राम स्तर पर परंपरागत व्यवस्था महत्वपूर्ण है। कुछ भी होगा तो यहाँ पर जो उस समुदाय का हेड है, वो उस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, उसकी प्रतिनिधित्व करेगा, ठीक। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ हम देखते हैं कि देखिए इससे क्या होगा कि क्योंकि आप लैंड, किसी भी भूमि को बेच नहीं पा रहे हैं, आप उसको लीज पे नहीं दे रहे हैं, तो आपका जो छोटे छोटे जोत में बनाई जा रही है, जैसे सपोज इतना बड़ा जमीन किसी एक इंसान के नाम पे है, लेकिन उसने इतना पहले किसी और को दे दिया, फिर इतना किसी और को दे दिया, फिर इतना किसी, तो छोटे छोटे जो जोत बन जा रहे हैं, इससे रोका जा सकता है। छोटे छोटे जो जोत बन रहे हैं, इससे सामाजिक संरचना संरचना जो है ये टूट जाती है, जिसकी वजह से जो समुदाय है वो बिखर जाता है। तो एसपीटी एक्ट का जो मूल अ, जो उद्देश्य है वो है इसको रोकना। इसका लक्ष्य है कि इसको रोक दिया जाए। और साथ में भूमि रिकॉर्ड की सुरक्षा। भूमि रिकॉर्ड की सुरक्षा क्या है? जो हम लोग सीएनटी एक्ट 240 सेक्शन में पढ़े हुए थे, सेक्शन 240, ठीक है, धारा 240 में हम पढ़े हुए थे कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, कि जमीन पे किसका अधिकार है, इसका रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन नहीं हो पाएगा। जमीन पर जो अधिकार है वो समुदाय का होगा, और इसका दस्तावेज, डॉक्यूमेंटेशन होगा। रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। अगर संथाल परगना में आप रहते हैं, अगर 6 जिलों में रहते हैं, तो आपको ये बात पता होगी कि दो तरह की ज़मीनें होती हैं। एक होती है नॉन सेलेबल और दूसरी होती है सेलेबल। एक होती है जिसको आप बेच सकते हैं, और दूसरी होती है जिसको आप नहीं बेच सकते हैं, ठीक। तो नॉन सेलेबल ज़मीन जो है वो इसके अंदर आती है, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन बहुत मुश्किल होती है। आप इसको नहीं बेच सकते, ये सामुदायिक होता है, ना इसको बेचा जा सकता है ना खरीदा जा सकता है। और अगर गलती से बेच दिया जाए तो जिसके पास इसका मालिकाना अधिकार है वो कभी भी वापस ले सकता है आपसे, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं कि इसकी प्रशासनिक व्यवस्था देख लीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये सेम जो हमने अभी सीएनटी में पढ़ा था, वो लगभग लगभग सेम वैसा ही रहेगा यहाँ पर भी, कि सबसे पहले उपायुक्त, फिर राजस्व अधिकारी, और पारंपरिक ग्राम नेतृत्व की अप्रत्यक्ष भूमिका। मतलब जो हमारा डिप्यूटी कमिश्नर होते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं उनके पास, और ट्रेडिशनली जो ऑफिसर्स होते हैं, और ट्रेडिशनली जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे विलेज हेडमैन, या फिर उस समुदाय के जो जो मेन है अधिकारी, जो सबसे एक्सपीरियंस्ड इंसान है, उनके पास जो पावर होती है, ये तीनों इसके प्रशासनिक व्यवस्था में आती है। यही इसको कंट्रोल करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली, ठीक है। जैसे मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ
कि दुमका जिला जो क्षेत्र है उसमें रियल एस्टेट विस्तार सीमित है, क्योंकि एसपीटी कानून भूमि सुरक्षा देता है। देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये एग्जाम्पल जो है ये एक बार सही से समझ लीजिए कि दुमका उपराजधानी है झारखंड की, और यहाँ पर रियल एस्टेट विस्तार लिमिटेड है। यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये बहुत ज़्यादा नहीं बनाई जा रही है। इसका इससे इसका रीज़न है संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। अर्बनाइजेशन, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा तो अर्बनाइजेशन नहीं आएगा, अर्बनाइजेशन नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा लोग वहाँ, बाहर के लोग वहाँ आकर नहीं रहेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी लिमिटेड हो जाती है बाकी राज्यों की तुलना में। और इस वजह से ये कभी कभी आपको मतलब डेवलपमेंट के लिए एक बैरियर दिखता है। एक क्वेश्चन भी आता है, अगर आप मेंस के क्वेश्चंस देख रहे हैं तो आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए हुए हैं कि जो संथाल परगना टेनेंसी एक्ट और छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है वो डेवलपमेंट को दरकिनार करके वहाँ के समुदाय की सुरक्षा करता है। इसकी विवेचना कीजिए। तो हम लोगों को हमेशा पॉजिटिव साइड लिखना होता है, ठीक है। हम लोग हमेशा बैलेंस्ड आंसर लिखते हैं और फिर हम लोग वे फॉरवर्ड लिखते हैं कि उसका एक पॉजिटिव पॉइंट दिखाकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमेशा ये याद रखना है आप लोगों को कि विकास जो है वो ज़रूरी है, लेकिन वहाँ की पहचान जो है वो छिन नहीं जाए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसको मैं इसके नेक्स्ट पेज में मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए, एक पॉइंट है जिसको हम लोग लिख सकते हैं, विकास बनाम अधिकार। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, कि एसपीटी और सीएनटी एक्ट जो है, क्या विकास आदिवासी अस्तित्व के ऊपर हो सकता है? ऐसा एक क्वेश्चन है, मैं आपको आपके सामने लिख दे रहा हूँ कि क्या विकास आदिवासी अस्तित्व से ऊपर हो सकता है? इसकी विवेचना कीजिए। ठीक है, और झारखंड की राजनीति का केंद्रीय मुद्दा यही है। ठीक है, अगर ये तो मेंस का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप यहाँ की राजनीति का मुद्दा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ की ये टेनेंसी एक्ट जो है ये पॉलिटिकल रेम को कंट्रोल करता है। प्रेजेंट डे पॉलिटिक्स या फिर आप इससे पहले की जो पॉलिटिक्स है, आप इसको अगर सही से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर विकास और अधिकार, यहाँ जो विकास और अधिकार का जो मुद्दा है ये हमेशा इसके ऊपर बहस की गई है। ठीक है, तो अगर आप हाँ, कुछ और क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, ये आए हुए हैं कि सीएनटी और एसपीटी अधिनियम, एसपीटी एक्ट अधिनियम विकास को मूलतः रोकती प्रतीत होती है, प्रतीत होती है। क्या आप इससे सहमत हैं? सहमत हैं? तो जो पॉइंट्स अभी हम लोगों ने अभी जस्ट इसके ऊपर हम लोगों ने अभी पढ़ा है, आप उसके बेसिस पे इसका आंसर लिख सकते हैं। पॉइंट वाइज पॉइंट लिखेंगे तो आपके आंसर की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होती है। अगर आप ऐसे इन क्वेश्चंस के बेसिस पे अगर आप आंसर लिखना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली हमें अपने आंसर्स भेज सकते हैं। हमने ऑलरेडी ईमेल आईडी ऐड कर रखा है, तो आप उसमें भेज देंगे तो मैं आप लोगों को एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बता दूंगा ताकि आप उस बेसिस पे अपने आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकें। तो इसके अलावा मैंने एक और चीज़ ऐड की हुई है आपके प्रीलिम्स के लिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड जो है ये पूरा एक टेबल है।
एक कंपैरेटिव टेबल है जिसमें प्रकृति मतलब नेचर, लागू अप्लाइड जो एरियाज हैं, लागू क्षेत्र, मुख्य उद्देश्य, स्वामित्व की व्यवस्था, भूमि हस्तांतरण, भूमि बिक्री, इसके इसके साथ जितनी भी चीज़ें हैं, जितने पॉइंट्स हैं, आप इसको या तो आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लें या फिर आप इसको नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं और थोड़ा नीचे कर दे रहा हूँ ताकि आपको पूरा ये जो टेबल है ये मिल जाए। ये 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 पूरे टेबल है, ऊपर से आप ये इस जगह से लेकर यहाँ तक। तो इस टेबल को आप अगर रख लेंगे, यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, यहाँ आपको कंपैरेटिवली दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, जहाँ पर आप अगर आपको सीएनटी और एसपीटी एक्ट के बीच में कंपैरिजन पूछा जाए, इस दोनों काश्तकारी अधिनियम के बीच का जो आपको कंपैरिजन देखा जाता है, उस उन दोनों के बीच से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, चाहे प्रीलिम्स में या मेंस में, तो आप इसको डेफिनेटली इन पॉइंट्स पे आप इन पॉइंट्स को हाईलाइट करके आप लिख सकते हैं। तो इस अभी हमने जो एसपीटी और सीएनटी एक्ट पढ़ी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। लेकिन ये अभी जो हमने पढ़ा है ये पूरा नहीं है। ये पूरा तब हो जाएगा, आपके प्रिपरेशन के लिए पूरा तब हो जाता है जब आप एमसीक्यूज इससे एसोसिएटेड जितने एमसीक्यूज हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उसको सॉल्व कर लीजिए। तो अगर आपके पास अवेलेबल है तो डेफिनेटली आप टाइम वेस्ट किए बिना आप डेफिनेटली जा सकते हैं, आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप 100-150 क्वेश्चन भी मार लेते हैं तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग आइडिया बन जाता है, एक बेस बन जाता है कि आप क्वेश्चन समझ सकते हैं, तो गलत करने के जो पॉसिबिलिटीज हैं वो कम हो जाएंगे। अगर आपके पास क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं है तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट हम जो वीडियो है इसी टॉपिक से एसोसिएटेड, वो और झारखंड में जितने भी ट्राइब्स हैं उसके बेस जिसके ऊपर एक हम नया लेक्चर लेकर आएंगे, जिस पे हम लगभग लगभग जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है हम उन सभी एरियाज को कवर करते हुए और साथ में एमसीक्यू और पीवाईक्यू दोनों को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अभी आप जितना हो सके ज़्यादा, क्योंकि जेपीएससी एग्ज़ाम काफ़ी एग्ज़ाम मैं एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, एग्ज़ाम के डेट बड़े अनिश्चित होते हैं। वो पता नहीं वो अभी हो रहे हैं कब हो जाएंगे, नेक्स्ट किस वक्त वो लोग ले लें, तो इसलिए थोड़ी परेशानी होती है बच्चों को। तो आप लोग अगर इस जगह पर कोशिश कीजिए कि अभी से आपकी प्रैक्टिस जो है वो स्लो नहीं हो जाए। अभी बोला गया है कि इसी मंथ के एंड तक लेंगे या जब भी लेंगे वो, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए अभी से, छोटे छोटे टारगेट्स पूरे करते रहिए, खासकर झारखंड के पेपर में। अगर आपने इस पेपर को सही तरीके से कंट्रोल कर लिया है, इसकी प्रिपरेशन सही है, तो आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो जाती है। इसके अलावा हम एनसीईआरटी पेपर 1 के लिए भी एनसीईआरटीज, जहाँ पर झारखंड एसोसिएटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बेसिस पे जो भी सिलेबस है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आपकी पढ़ाई सही से होती रहे, इसके लिए आप अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाइए। और इन केस कभी भी आप लोगों को कहीं भी ज़रूरत होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और हैप्पी जर्नी।